शुरुआत में करूंगा पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की श्रद्धांजलि के साथ। सुषमा स्वराज एक ऐसी नेता जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को एक नया आयाम देने की कोशिश की। एक जमाना था जब हिंदुस्तान की राजनीति में महिलाओं के प्रवेश तभी हुआ करते थे जब या तो वो खुद एक राजनीतिक परिवार से आती हों या फिर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी बड़ी हो। लेकिन सुषमा स्वराज एक औसत परिवार से आने वाली महिला जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी और उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में एबीवीपी के जरिए वो पहुंची और फिर धीरे धीरे राजनीति की सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए देश के विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना अंतिम कार्यभार संभाला। और 2019 के लोकसभा चुनाव उन्होंने इसलिए नहीं लड़े क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अंततः यही हुआ। 2019 उनके अंतिम साल के तौर पर हम सबों को याद रहेगा। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो एक ऐसे सांसद के तौर पर जो न सिर्फ तेज तर्रार और बहुत ही सम्मुख रही हों बल्कि एक ऐसे संपन्न वक्ता जो कि लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर अपनी बातों को जिस तरीके से रख पाती थी। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपनी बातों को उस तरह से रख सकती हैं। उसके साथ साथ महिला नेताओं के लिए उनसे बड़ा आदर्श नहीं हो सकता। न सिर्फ उन्होंने ये साबित किया कि पुरुषों के इस क्षेत्र में वो किस दमखम के साथ खड़ी रह सकती हैं, बल्कि कई दिग्गज पुरुष नेता के मुकाबले उन्होंने अपनी छवि और अपनी लकीर इतनी लंबी खींची कि आज बड़े से बड़े नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते समय उनके सामने अपने आप को बौना या गौण समझते दिखाई दिए। ऐसा व्यक्तित्व रहा सुषमा स्वराज का जिसकी चर्चा जितनी की जाए अपने आप में कम है। सुषमा स्वराज को न सिर्फ मेरी बल्कि न्यूज नेशन और पूरे देश की ओर से हम सबों की श्रद्धांजलि। लेकिन आइए चर्चा आज इस मुद्दे पर करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.35% कम किया है। इसका मकसद यह है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसे पहुंचेंगे तो आप चीजें खरीदेंगे, इसलिए डिमांड बढ़ेगी तो चीजों को बनाने की जरूरत पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोग चाहिए जो काम कर सकें, इसलिए नौकरियां बढ़ेंगी और फिर एक पूरा साइकिल तैयार होगा जिसके जरिए हम अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है और वो इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की इतने बुरे तरीके से चरमरा चुकी है कि आज स्थिति गंभीर नहीं विकट बन चुकी है। इसकी बानियां लगातार मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहा हूं कि कैसे हमारे देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने में बहुत ही सकारात्मक कदम उठा रहे थे। लेकिन आप तमाम इंडस्ट्री के डेटा को देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आज हम सिर्फ आर्थिक मंदी नहीं झेल रहे, दरअसल हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं जो बहुत तेजी से पीछे जा रही है, जिसे अंग्रेजी में डिसेलरेशन कहा जाता है। 8 प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का जो डेटा पिछले 3 महीने का सामने आया है उसने एक ऐसी समस्या हमारे देश के सामने रखी है जो कि हमारी जड़ और या यूं कहें कि मूल समस्या है। बुनियादी बात यह है कि आज बैंकों के पास पैसा है लेकिन बैंक वो पैसा किसी को उधार देने को तैयार नहीं है। जो इंडस्ट्री है वो उधार पर चलती है, बैंकों से पैसा लेती है, उधार के पैसे को लागत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जो वो पैसा आता है वापस बैंक को दिया जाता है और इसी के साथ कंजम्पशन या डिमांड आगे बढ़ता है। चूंकि कारोबारियों को उधार का पैसा मिल नहीं रहा बैंकों के पास से, इसलिए कारोबारी अपने धंधे को धीरे धीरे सपोर्टते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, नौकरियां कम हो रही हैं। बैंक के पास पैसा अकूत पड़ा है लेकिन बैंक डर के मारे कि दिवालिया ना हो जाए इसलिए पैसे कारोबारी को नहीं दे रहे। कारोबारी को पैसा नहीं मिल रहा इसलिए नौकरियां कम हो रही हैं। कुल मिलाकर एक ऐसा साइकिल बन चुका है जिसके जरिए कहीं से कोई बचने का रास्ता नहीं है। ऐसे में सरकार को आगे आना होगा। सरकार को अब दृढ़ निश्चय के साथ बैंकों को इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि अगर आप फैसले लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप सही और ठोस फैसले लीजिए जिसके आधार पर बैंकिंग क्राइसिस पर आज नकेल कसने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा। कई ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने बैंकों का पैसा लिया, डकार गए और वो सारा पैसा आज सिस्टम में वापस नहीं आ रहा। इस सिस्टम में पैसे को वापस लाना पड़ेगा जिसके लिए कारोबारियों पर भी सख्ती बरतनी पड़ेगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि कारोबारी हिंदुस्तान छोड़कर बाहर भाग जाए। कुल मिलाकर स्थिति इसलिए भी गंभीर बन रही है क्योंकि अब हमारे पास 135 करोड़ लोग हैं और जिनमें से तकरीबन 60% वो लोग हैं जो काम कर सकते हैं। ये हाथ खाली हैं ठाकुर, इन हाथ को नौकरियां चाहिए
और यही बात आज सरकार को समझ में आ रही है, लेकिन सरकार इस पर अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। मोदी सरकार ने कई निर्णायक फैसले लिए हैं। हम कभी नहीं भूल सकते कि 2016 में एक सरकार ने 85% नोट पूरे सिस्टम से बाहर निकाल दिया था, रातों रात डीमोनेटाइजेशन, जिसका इंपैक्ट आज तक हम झेल रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का दृढ़ निश्चय था, उन्होंने फैसला लिया, आगे बढ़े और कर दिखाया। 2 सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ, एक बार सेना के जरिए, एक बार वायुसेना के जरिए। मोदी सरकार का दृढ़ निश्चय था, कर दिया और कर आगे बढ़ गए। उसके बाद आप देखिए ट्रिपल तलाक, उसे पूरा किया, एक वायदा। और उससे बड़ा धारा 370 35 से खत्म, जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर 2 केंद्र शासित राज्य प्रदेश बना देना। यह अपने आप को बताता है कि मोदी सरकार के पास वो दृढ़ निश्चय है जिसके जरिए वो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर अर्थव्यवस्था पर यह ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आज हम सबों की तरफ से यही गुहार लगाई जा सकती है। तमाम अर्थशास्त्री त्राहिमाम कर रहे हैं, तमाम कारोबारी त्राहिमाम कर रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। भावनात्मक मुद्दों के दम पर सरकार चल तो सकती है, बन तो सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं चल सकती साहब। इसलिए आज जरूरी है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से शुरू करने के लिए कठोर और ठोस और निर्णायक फैसले लेने पड़ेंगे, जो कि मोदी सरकार ले सकती है, क्योंकि यही इसका सबसे बड़ा चरित्र है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। उम्मीद है मोदी साहब आप हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं सुने तो वाकई में हमारे देश का क्या होगा हम नहीं जानते।